हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ नई वीडियो लेकर के जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाए। जो पिछले साल रहे हैं हम लोगों के, जिस तरीके से हमने कोविड का टाइम पीरियड बिताया है, उस हिसाब से मैं भगवान से आशा करूँगा कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आप लोगों के रिजल्ट्स, आप लोगों की मेहनत आपके रंग लाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। तो टैक्सेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले ये बता दूँ कि ये जो वीडियो होने वाली है ये आप लोगों को बेसिकली जो मैंने पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर पढ़ाया था उसमें जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी उसी से रिगार्डिंग ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा टैक्सेशन सिस्टम कि टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है। और टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताने से पहले पिछली बार वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको वो लिंक दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको वीडियो पढ़ाई है, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको टैक्सेशन सिस्टम के बारे में समझाऊंगा, जो कि टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे मैंने 3 बता रखे हैं। प्रोग्रेसिव समझाऊंगा, प्रोपोर्शनल समझाऊंगा और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम ये किस बेसिस पर बांटा गया है। ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं कि टैक्सेशन जो टैक्स होते हैं इनको अलग अलग तरीके से, अलग क्राइटेरिया के उस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो उसमें 2 तरह के टैक्स हमको दिखते हैं। एक दिखता है हमें डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमें दिखता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक हमें डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है ये किस बेसिस पर है। तो ये मेथड के बेसिस पर है। किस बेसिस पर है? मेथड के बेसिस पर। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मेथड के बेसिस पर जब टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया जाता है तो 3 तरह के, मेनली 3 तरह के देखने को मिलते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को आप प्रगतिशील या बढ़ता हुआ, ठीक है, कह सकते हैं, या इसको आरोही भी कह सकते हैं। अनुपातिक कहते हैं प्रोपोर्शनल को, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशियो बेसिस पे निकाल लिया जाता है। और प्रतिगामी को आप अवरोही कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके अदर नाम भी हो सकते हैं। यहाँ 3 नाम मैंने आपको दे रखे हैं, प्रगतिशील, अनुपातिक और प्रतिगामी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे प्रोग्रेसिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीज। क्या चीज़? टैक्स रेट जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है एज द टैक्सेबल बेस अमाउंट इंक्रीजेस। अब इस पूरी डेफिनेशन में आपको जो समझने वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। ये जो टैक्सेबल बेस लिखा हुआ है ना, ये आपके समझने वाली चीज़ है कि ये टैक्सेबल बेस होता क्या है। सो गाइज, अगर मैं टैक्सेबल बेस के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो टैक्सेबल बेस के बारे में सिंपल सा इतना जान लो, जिस बेस पर या जिस बेसिस पर आप टैक्स लगाते हो, ठीक है, टैक्स को इम्पोज करने का जो बेस होता है, जो इसका बेसिस है, वही इसका वो है। जैसे सपोज करते हैं इनकम टैक्स, जैसे गवर्नमेंट हमसे कई बार इनकम टैक्स लेती है ना, तो उसके लिए बेस क्या होगा? इनकम होगी। क्या होगा? इनकम होगी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो हमें देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें अगर जो हम देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस होते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होते हैं वो इसका टैक्स बेस होता है। टैक्स बेस का मतलब सिंपली सा ये है कि जिस पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वो टैक्सेबल बेस कहा जाएगा। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा है कि एक प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसमें कर आधार राशि के बढ़ने पर कर की दर बढ़ती जाती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसमें आप, अगर इनकम टैक्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ टैक्स वो भी इंक्रीज होता जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सपोज करिए टैक्स बेस है और ये इनकम है। क्या है? इनकम है। ये किसी एक इंसान की इनकम है। जब उसकी इनकम 1 लाख रुपए थी तो टैक्स की रेट 10% थी, 2 लाख थी तो 20% थी, 3 लाख थी तो 30% हो गई। अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है,
वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जा रही है। पहले 10% है, यानी 1 लाख रुपए पे 10%, तो वो 10,000 रुपये टैक्स पेड कर रहा था। फिर 2 लाख हुई तो 20%, अब उसे 40,000 रुपये टैक्स पेड करने हैं। अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए पे अगर वो 10,000 रुपये पेड कर रहा था टैक्स, तो उसको 2 लाख पे 20,000 देना चाहिए था, लेकिन अब वो 40 दे रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हम वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स को इम्पोज करते जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखना कि ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है ये आपको अक्सर आपको इनकम टैक्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा? इनकम टैक्स में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि ये टैक्स किस बेस पे लगाया जाता है, तो इसको लगाने का जो बेस होता है वो समझ लो। ये लगाया जाता है एबिलिटी टू पे। ये किसके बेसिस पे लगाया जाता है? एबिलिटी टू पे। किसके बेसिस पर? एबिलिटी टू पे, यानी कि आपकी जो पेमेंट करने की, भुगतान करने की जो क्षमता है, भुगतान क्षमता पर यह अक्सर लगाया जाता है। ये भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए, करदाता की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसको इम्पोज किया जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे? भुगतान की क्षमता का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, सपोज करो आपकी इनकम 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख हो गई ना, तो आपकी इनकम यानी कि अब जो इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। कैसे होगी? इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। भाई आप 1 लाख रुपए पा रहे हो और आपके कंपैरेटिवली एक बंदा है जो 1,000 रुपये पा रहा है। ठीक है, अगर वो 1,000 पे 10% का टैक्स देगा तो उसके लिए 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 1 लाख पे अगर आप 10% का टैक्स दे रहे हो तो एज कंपेयर, अगर हम कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन में हम ये कह सकते हैं कि 1,000 पाने वाले इंसान को 10% टैक्स देना ज़्यादा खल जाएगा एज कंपेयर टू 1 लाख पाने वाले इंसान को। तो एबिलिटी टू पे वाली क्षमता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमें पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। अब हमारे लिए वो पैसा कम उतना उपयोगी रहता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो 1,000 रुपये ये पा रहा है ना, ये 1,000 रुपये क्या करेगा? ये बेसिक नेसेसिटीज़ पे खर्चा करेगा। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ पे जो बंदा खर्चा करेगा, अगर उसके पास कुछ बचेगा तभी तो लग्जीरियस गुड्स पे खर्चा कर पाएगा। लेकिन ये जो 1 लाख पाने वाला इंसान है, इसकी बेसिक नेसेसिटीज आराम से पूरी हो जा रही है, इसके बाद इसके पास लग्जीरियस गुड्स के लिए खर्चा करने के लिए पर्याप्त पैसा बच रहा है। ठीक है, इसलिए एबिलिटी टू पे कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ानी चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और दूसरे टैक्सेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अगला टैक्सेशन सिस्टम है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, यानी कि अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली क्या होती है? अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ टैक्सिंग मैकेनिज्म इन विच द टैक्सिंग अथॉरिटी का मतलब जिसके पास अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, चार्ज द सेम रेट। यहां पर क्या ध्यान रखना है हमें? सेम रेट चार्ज कर रही है ऑफ द टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर। यानी कि इसको साफ साफ ये लग रहा है कि अनुपातिक कर एक ऐसी कर व्यवस्था है जिसमें प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, प्रत्येक करदाता से आय की परवाह किए बिना कर की समान दर से वसूल करता है। क्या वसूल करता है भाई? कर वसूल करता है। किस दर से? समान दर से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाना हो तो आप देख सकते हो कि एक इंसान की 1 लाख रुपए है, दूसरे इंसान की 2 लाख रुपए है और तीसरे इंसान की, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि तीनों की इनकम अलग अलग है, लेकिन तीनों के ऊपर लगने वाली टैक्स की रेट सेम है। ठीक है, टैक्स की रेट सेम है। यहाँ पर 1 लाख पाने वाला भी 10,000 रुपये दे रहा है, 2 लाख पाने वाला 20,000 दे रहा है और 3 लाख पाने वाला 30,000 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सब पे रेट सेम लागू हो रही है। 10% की रेट से ही टैक्स देना है। समझ गए? यानी कि आपकी इनकम कितनी भी हो जाए, आपको 10% देना है तो देना है। ये आपका जो टैक्स होगा ये आएगा आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में। अब अगर आप बात करो कि सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो भैया सिंपल सी एग्जाम्पल समझ लो। जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में, जो जीएसटी होता है ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो तुमने एक कार खरीदी, ठीक है, उस कार की कीमत है 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए है? 5 लाख रुपए उस कार की कीमत है। अब उस पर टैक्स लग रहा है 1,20,000 का, ये सपोज करो आपका टैक्स है।
ठीक है, 1,20,000 ये जीएसटी लगा है तुम्हारा, इस पे क्या लगा है, जीएसटी लगा है। अब ये जो जीएसटी लगा है, ये सपोज करो एक 50,000 कमाने वाला 50,000 रुपए जो कमाता है वो बंदा लेने गया ये कार, तब भी उसको 1,20,000 देने हैं। 10 लाख कमाने वाला अगर ये कार ले रहा है तो भी उसको 1,20,000 देने हैं। यानी कि इनकम कितनी भी हो टैक्स उतना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। लग्जीरियस गुड्स की बात करें तो अगर आप लग्जीरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हो तो आपको 18% के, कुछ पे 18 है और कुछ पे 26% की रेट चल रही है। ठीक है, तो उतनी तो आपको देनी ही देनी है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल या अनुपातिक कर प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक कर प्रणाली बहुत बेसिक है, बहुत ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन किसके लिए? अगर हम बात करें ठीक है तो किसके लिए ठीक है भाई? यहां पर इस वाले के लिए ठीक है क्या? सोचो, इस बात को सोचो, 1 लाख पाने वाले को 10% की रेट से टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक, तो चलो इसको, अगर इसको ये नहीं पता है कि 2 लाख और 3 लाख वाले भी 10% से दे रहे हैं, तब तो ये शांत बैठेगा। और जैसे ही उसे पता चलेगा कि 3 लाख पाने वाला भी 10% दे रहा है, 1 लाख पाने वाला भी 10% दे रहा है, फिर इसके दिमाग में एक बात आएगी कि यार भाई ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे तो 1 लाख मिल रहा है, मुझे भी उतना ही देना पड़ रहा है और 3 लाख वाले को भी उतनी पेमेंट देनी पड़ रही है। ये कैसी बात है? वो ज्यादा कमा रहा है, उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, है ना? इसीलिए ये जो अनुपातिक कर प्रणाली है ये आजकल कहीं पाई नहीं जाती है। ठीक है, किसी भी देश में इस तरह की अनुपातिक कर प्रणाली आपको लागू नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अमूमन कोई 1-2 देश हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप चेक कर लेना, अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे उस कंट्री का नाम बताना जहां पर यह अनुपातिक कर प्रणाली लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कौन सी प्रणाली है। तो थर्ड प्रणाली हमारे पास जो आती है, जो थर्ड टैक्सेशन सिस्टम आता है, वो आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जिसको हम प्रतिगामी, ठीक है, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही वाला सिस्टम यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी कि ये वाला सिस्टम आपको अपनाना है। ठीक है, छोटे होते जाना है। अब ये कैसे होता जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कैसे देखते हैं, लिखा हुआ है अंडर दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि टैक्स अमाउंट जो होगा जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, रेट ऑफ टैक्स जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी जैसे 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 जैसे, यानी कि आपकी जो इनकम है, आपकी वो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी जो रेट है वो कम होती जाएगी। आप यहां से देख सकते हो, एग्जांपल में मैंने आप लोगों को दे रखा है। जब आप 1 लाख रुपए पा रहे थे तब आपको 30% टैक्स देना था। जब 2 लाख पाने लगे तो आपको थोड़ी रिबेट मिली, 20% देना है। जब आप 3 लाख पाने लगे तब आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है। बात समझ रहे हो मेरी? ये बात है, और इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये भी बहुत कम जगह देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार मेरे से किसी बच्चे ने कहा था कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, ये नॉर्वे में कहीं शायद सुनने में आया है कि नॉर्वे में ये वाला सिस्टम चलता है। भाई देखो, नॉर्वे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कभी चलता होगा। इस समय तो ये नहीं देखने को मिलता है। ये नॉर्वे में भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये नॉर्वे में ये सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ये भी कहा जाता है कि ये टैक्सेशन सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये एक टाइप है, क्योंकि ऐसा कभी रहा है, इस वजह से ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जब आप 1 लाख रुपए कमाते थे तब आपको 30,000 देना था। जब आप 2 लाख कमाने लगे तब आपको 40,000 देना पड़ा। अब आप कहोगे सर यहाँ 30,000 दे रहे थे, यहाँ 40,000 दे रहे हैं। भाई तो ये भी तो देखो कि जब 1 लाख पा रहे थे तब तुम 30,000 दे रहे थे। ठीक, तो जब 2 लाख पा रहे हो तो इस रेशियो के हिसाब तो तुम्हें 60,000 देने चाहिए, लेकिन तुम दे कितना रहे हो? 40, बचा कितना रहे हो? 20। तो ये तुम्हारा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ठीक है, और जैसे ही आपने 30 पाना स्टार्ट किया, आपको 30 लो और कम हो गया ये तो। अब आप कहोगे सर पहला वाला और आखिरी वाला तो सेम हो रहा है। हाँ भाई, तो सेम तो होगा ही, क्योंकि टैक्स रेट ही ऐसी चल रही है। ठीक है, अब टैक्स रेट ये कह रही है तो 1 लाख वाला, अब जब तक 1 लाख वाला, एक इस सिस्टम में मैं आपको समझा देता हूं कि जो 1 लाख वाला इंसान है ना, जब ये टैक्स पेड करेगा, इस बात को ध्यान से समझना, जब ये टैक्स को पेड करेगा तब इसको कम दुख थोड़ा कम होगा। लेकिन जब 2 लाख पेड करेगा तब थोड़ा सुख होगा कि चलो 20,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 लाख वाली रेट पे आएगा, उसको पता चलेगा भाई 1 लाख पे भी 30,000 लेके चलेगा और 3 लाख पे 30,000 दे रहे, इससे अच्छा मैं 3 लाख कमा लिया होता। समझ गए? ऐसी टैक्सेशन रेट सिस्टम कब रखी जाती है? जब आपको आपके लोगों को, यानी कि जो आपके फैक्टर्स हैं, आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपके लोग, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल हैं, उनको जब आप मोटिवेट करना चाहते हो कि भाई आप जितनी कमाई करोगे हम टैक्स उतना कम लेंगे, तो ऐसी चीज़ों में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर टैक्स की रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़े, कि ग्राफ बनाना पड़े हमें उस चीज़ का, तो कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है जिसको मैंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बताया है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ये कहता है, यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, एनुअल इनकम ले रखी है और यहाँ पर आपकी टैक्स रेट ले रखी है। सपोज करें ये टैक्स रेट ऐसे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है, और आपकी इनकम जो होगी वो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि प्रगतिशील जो कर होता है ये आय के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब आपकी आय 1 लाख रुपए थी तो आपकी जो टैक्स की रेट थी वो 10% थी, तो ऐसे चल रहे थे आप, ठीक। फिर आपकी 20% ये है, ये 30% रेट है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये 60 है। और यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। फिर जब आपकी 2 लाख हुई इनकम तो आपको 20% टैक्स देना पड़ गया। फिर आपकी 30% टैक्स देना पड़ गया, कब, जब आपकी इनकम 3 लाख हो गई। तो ऐसे ऐसे अगर आप पहले इस लाइन को ड्रॉ करोगे और एक लाइन ऐसी खींचोगे जो इन सबको काटती हुई जाएगी, तो ये जो लाइन होगी ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, टैक्स रेट सिस्टम को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम को डिनोट करेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रोग्रेसिव में लाइन कैसी बनती है भाई, प्रोग्रेसिव में लाइन सिंपल 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनती है लाइन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 45 डिग्री का एंगल, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो चाहे जो पढ़ो, जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों एक्स वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दिन पे दोनों पे जो फैक्टर्स होते हैं उनमें जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बताया था कि आपकी इनकम कितनी भी हो जाए, आपकी इनकम जो है वो कितनी भी हो जाए, आपको सिर्फ 20% टैक्स है। यहाँ सपोज करो ये 20% है, ठीक है, ये 10% है, ठीक। तो आपको क्या करना है, कितनी भी इनकम हो जाए, चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 2 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 4 लाख, ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कुछ भी कमा लो, तुमको टैक्स की जो रेट है वो 20% ही देनी है। इसीलिए ये जो लाइन है टैक्स रेट की, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल है, एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन बन रही है। क्यों? क्योंकि ये रहा एक्स एक्सेस और इसके पैरेलल बन रही है कि नहीं बन रही है भाई, दोनों लाइनें ऐसे हैं कि नहीं हैं? समझ में आ गई बात? आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगला करते हैं, अगला है हमारा रिग्रेसिव। भाई मैंने बताया था प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कहता है कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर भागूंगा, ठीक है, जो कि टैक्स रेट और एनुअल इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है कि जितनी जितनी एनुअल इनकम बढ़ेगी हम उतनी टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिग्रेसिव कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हम टैक्स की रेट को घटाते जाएंगे। अब आपको कैसे समझना है, सपोज करिए यहाँ पर 10% टैक्स है, ठीक, ये आपका 10% है, ये आपका 20% है, ठीक है, ये आपका 30% है, ये आपका 40% है, ठीक। और यहाँ पर मैंने इनकम को ले लिया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब मैं सपोज करें, जब मैं कितना कमाता था, 4, 3, 2, 1, जब मैं 4 लाख रुपए कमाता था तो कहीं ऐसे लाइन खींची जाएगी, सॉरी इसको सीधा खींच लेते हैं, ये लाइन कहीं ऐसे पड़ेगी, ठीक, ये 4 लाइन है, ठीक है, 4 लाख हमारी इनकम डिनोट कर रही है। इसके सामने जो पॉइंट पड़ेगा वो इसको ऐसे आकर के टच करेगा। उसके बाद जब हम 3 लाख कमाने लगे मान लीजिए, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारी इनकम घट गई, तो आपका जो टैक्स रेट है वो देखो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे टच करके नीचे आएगा। फिर आपकी तीसरी जो आएगी वो ऐसे टच करके नीचे आएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका होता जाएगा। जब आप क्या कर रहे थे, अब आपको कैसे बताना है, बताना ऐसे है आपको कि जब आप 1 लाख रुपए कमाते थे, ठीक है, तब आपको 40% टैक्स देना पड़ रहा था। वो यही तो कह रहा है ना कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स रेट घटती जाएगी। जब आप 1 लाख कमाते थे तब 40% टैक्स देते थे, 2 लाख कमाने लगे तो 30% टैक्स दिया, 3 लाख कमाने लगे तो 20% टैक्स पड़ा, 4 लाख कमाने लगे तो 10%। और जब इन सारे पॉइंट्स को, यानी इस पॉइंट्स को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, तो इन पे जो लाइन खींचेगी वो आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप में आएगी। ये लाइन क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप की लाइन है, नीचे की तरफ गिरती हुई है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप की लाइन है जो ये दिखाती है कि इसका ढाल नीचे की तरफ है। और ऐसी लाइन, ये लाइन मैंने बताया था 45 डिग्री की, ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाती है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हमेशा नेगेटिव रिलेशन दिखाती है, किसके किसके बीच,
एनुअल इनकम के बीच और टैक्स रेट के बीच यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप ये बता रहा है कि जैसे जैसे एनुअल इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट गिरती जाएगी। आई होप ये टॉपिक सारे आपको क्लियर हो गए। अभी भी कोई डाउट है तो इसको ध्यान से पढ़ लो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछो। आई होप मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्टिंग में आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर ऐसा होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, मेरे इस पहले आप क्या करोगे, पहले आप बुक पढ़ो, ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप लिंक करो कि दोनों में क्या चीज़ें समझाई जा रही हैं, और उसके बाद भी ना समझ आए तो पूछो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरी किसी भी वीडियो का PDF लेक्चर चाहते हो, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और टेलीग्राम ऐप में जा करके आपको सर्च करना है विद्यापत एजुकेशन। ये जो चैनल है ना, ये साइन आपको दिखेगा विद्यापत एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं इस वीडियो हर एक वीडियो की मैं PDF बना करके और उस वीडियो का लिंक सबसे पहले वहीं डालता हूँ, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।